दोस्तों, बजट एक ऐसा विषय है भारत में जिस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम लगती है। जहां पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि नीति आयोग एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसके द्वारा यह डिसाइड होगा कि वो दो कौन से सरकारी बैंक होंगे जिन्हें सरकार अब बेच देगा या प्राइवेट कर देगा, या तीसरी टर्म जो अक्सर यूज की जाती है वो है डिसइन्वेस्टमेंट। उसके अलावा बजट प्रस्तुत करते हुए भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने यह भी कहा था कि बहुत सारे नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के अंदर जो पीएसयूज हैं या स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर भी जो पीएसयूज हैं उन्हें भी सरकार अब विनिवेश की तरफ बढ़ा रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जर्नी रही है भारत की डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर। मेरा नाम करण परवेज सिंह और आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डिसइन्वेस्टमेंट जो होती है वो नॉर्मली सरकार की तरफ से उसके लिए दो कारण दिए जाते हैं। पहला कारण जो है वो है फिस्कल सपोर्ट, यानी जो राजकोष के अंदर सरकार धन एकत्रित करना चाहती है। उसका कारण ये है कि हर सरकार जो है वो मानव कल्याण की सेवाएं अधिक से अधिक अपने नागरिकों को देना चाहती है, जैसे सेहत हो गई, परिवार कल्याण हो गया या शिक्षा जैसी अन्य सुविधाएं। तो जब सरकार डिसइन्वेस्ट करेगी इन पीएसयूज में तो ऑब्वियसली बहुत सारी कैपिटल रिसीट जनरेट होंगी और जो पैसा उससे मिलेगा उसे सरकार अन्य जन कल्याण सेवाओं में लगाना चाहेगी या उसके लिए एक प्रारूप तैयार करेगी और डिसाइड करेगी कि किस तरीके से ये जन कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा बड़ा कारण जो सरकार देती है वो है एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी उस उद्यम की दक्षता पर काम किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि जब कोई प्राइवेट प्लेयर किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी सेटअप को रन करता है तो वो ये बात जानता है कि मार्केट में सस्टेन करने के लिए उसे बेहतर सुविधाएं प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो कहीं ना कहीं से मार्केट पर अपना शेयर बढ़ा लेंगे और हो सकता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नुकसान में चली जाए। तो सरकार का ये कहना है कि ये पीएसयूज जो हैं ये काफी समय से बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और इनकी दक्षता बढ़ाने के लिए या इनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ही डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान किया जा रहा है। अब डिसइन्वेस्टमेंट कितने तरीके की होती है? डिसइन्वेस्टमेंट आप तीन तरीके की मान सकते हैं। पहली जो होती है वो है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। बहुत छोटी डिसइन्वेस्टमेंट होती है ये। इसके अंदर पीएसयू या जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके शेयर्स बेचे जा रहे हैं उसके अंदर सरकार मेजर शेयर होल्डिंग रखती है। नॉर्मली देखा जाता है 51% से ज्यादा। इस केस में मैनेजमेंट जो है वो सरकार के हाथों में ही रहता है और सरकार हमेशा ये प्रयासरत रहती है कि प्रॉफिट लॉस के अलावा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये लोगों को सुविधाएं प्रदान कर सके। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड एंड एनएचपीसी लिमिटेड, ये सारे जो उदाहरण हैं ये माइनर डिसइन्वेस्टमेंट के आप मान सकते हैं। वहीं मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें उसमें सरकार अपने शेयर जो है वो बेयर मिनिमम पर ले आती है, यानी मैनेजमेंट भी अपने हाथों से दूसरी संस्था को, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी प्राइवेट प्लेयर को दे देती है। मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में हमने ये भी देखा है कि अक्सर कोई और पीएसयू उन शेयर्स को खरीद लेता है। मैं आपको इसी का उदाहरण देता हूं। इसी को स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इसके जो अन्य उदाहरण हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होती हैं वो भी कई बार इनके शेयर्स ले लेती हैं और वो मैनेजमेंट का रोल वहां पर अदा करने लग जाती हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं BRPL/MRL, ये जो बेचा गया था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, इसमें मेजर शेयर्स हैं। वहीं पर KRL जो बेचा गया था उसके अंदर मेजर शेयर जो हैं वो BPCL के हैं, यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। ऑल्टरनेटिवली अगर ये स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स नहीं आते हैं तो प्राइवेट प्लेयर्स जहां पर आते हैं वो मेजर शेयर होल्डिंग रखते हैं और मैनेजमेंट का जिम्मा भी उन्हीं के कंधों पर होता है। उदाहरण के तौर पर मॉडर्न फूड्स जो है वो हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड ने मेजर शेयर्स के साथ खरीदा था। CMC जो है वो TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को बेचा गया था और TCS owns the major shares in this case.
तीसरा जो है वो होता है कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट या निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन भी इसे बोला जाता है। इसमें सरकार जो है अपने सारे शेयर बेच देती है और कंप्लीटली इससे बाहर आ जाती है। पूरी पीएसयू जो है, जो अभी तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मानी जाती थी, वो कंप्लीटली एक प्राइवेट यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है और सरकार 0% शेयर होल्डिंग इस केस में अपने पास आ जाती है या रखती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो है आईटीडीसी के कितने ही मल्टीपल होटल्स थे। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए ये सारे होटल्स थे जो थे, इन्हें सरकार ने कंप्लीटली बेचा था। उसका कारण यही था कि सरकार इन्हें मैनेज नहीं करना चाहती थी और प्राइवेट प्लेयर्स को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक होटल प्रॉपर्टी दी गई, जिसे प्राइवेट प्लेयर्स ने अपने हिसाब से रीवैम्प किया और फिर एक लाभ और नुकसान के मॉडल पर उन्हें चलाने लगी। क्या ट्रैक रहा है या क्या रूट हमने तय किया है डिसइन्वेस्टमेंट के मामले में, बात करते हैं, एक नजर दौड़ाते हैं इस जर्नी पर। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1965, इसके अंतर्गत 17 पीएसयूज ऐसे थे जिन्हें सरकार ने यह कहा था कि ये कंप्लीटली वो इंडस्ट्रीज हैं जो पीएसयूज के अंडर गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन की जाएंगी। वहीं पर 12 और इंडस्ट्रीज थी जिनके लिए ये कहा गया था कि समय के साथ इन्हें भी स्टेट ओन्ड कर दिया जाएगा। परंतु 1991 में जहां भारतीय बाजार को खोला गया था, वहीं पर डिसइन्वेस्टमेंट का भी चलन शुरू हुआ था। पहले स्टेप्स हमने डिसइन्वेस्टमेंट के 1991 से लेने शुरू किए थे। अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था से वाकिफ हैं तो आप ये जरूर जानते होंगे कि मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे और उससे पहले एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में लाइसेंस राज चलता था। उन सब रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया था और क्लोज्ड इकोनॉमी के मुकाबले भारत को ओपन इकोनॉमी का मॉडल जो है वो अडेप्ट करना शुरू कर दिया था भारत ने। और डेटा इससे रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जहां जो घरेलू इकोनॉमी थी या डोमेस्टिक इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, पीएसयूज वहां पर एक इंजन ऑफ ग्रोथ की तरह काम कर रहे थे। परंतु 1991 के बाद भारतीय सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड करना शुरू किया और खाली पीएसयू डिपेंडेंट इकोनॉमी की तरफ अपने आप को नहीं अग्रसर किया। क्या क्या चेंजेस आए उसके बाद? 1991 के बाद मात्र 8 इंडस्ट्रीज को ही पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया और वो थी डिफेंस प्रोडक्शन, एटॉमिक एनर्जी, कोल एंड लिग्नाइट, मिनरल ऑयल्स, आयरन ओर, मैग्नीज, गोल्ड एंड डायमंड, एटॉमिक मिनरल्स एंड रेलवेज। और हम सब जानते हैं कि रेलवेज का भी डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू हो चुका है। न्यू पॉलिसी फॉर पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट ने एक बात प्रमुख तौर पर कही थी। वो बात क्या थी? इन्होंने ये कहा था कि जो सिख पीएसयूज हैं, यानी जो पीएसयूज बेहतर तरीके से कार्यरत नहीं हैं या अपनी फुल यूटिलाइजेशन नहीं दिखा पा रहे हैं रिसोर्सेज की, उनको BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को रेकमेंड किया जाएगा। और BIFR जो है वो एक संज्ञान लेगा इस पर और ये बताएगा कि आने वाले समय के अंदर इन्हें डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ धकेला जाए या ना धकेला जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर हाईलाइट की गई थी, वो ये थी कि जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज थे उसके अंदर भी लगभग 20% जो शेयर हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या म्यूचुअल फंड्स को बेचे जाने थे। इसमें सिर्फ एक कंडीशन थी, वो ये थी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या म्यूचुअल फंड्स हो, इन्हें ये जो शेयर हैं ये कुछ समय तक अपने पास होल्ड करने पड़ेंगे और वो समय सीमा पूरी होने के बाद वो इन शेयर्स को बेच सकते हैं। वहीं पर 1999 की अगर हम बात करें तो जब एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई थी, भारत के प्रधानमंत्री जो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ये वो सरकार थी जिसने डिसइन्वेस्टमेंट के लिए पहला बड़ा कदम उठाया था। 1999 में ही पीएसयूज को या जो इंडस्ट्री सेक्टर्स थे उन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला जो था वो था स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दूसरा जो था वो था नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एनडीए की श्री अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार से पहले भारतीय सरकार मेजरली कांग्रेस थी जो सरकार बनाती थी केंद्र में, और जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट 1999 से पहले पीएसयूज में हुई थी वो अक्सर आप कह सकते हैं कि माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी में आती है। परंतु 1999 का जो साल आया, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, ये गोल्डन एरा ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।
इन्हीं की सरकार के दौरान पहली बार स्पेशल डिपार्टमेंट भी बनाया गया डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, और कोर कैबिनेट कमेटी भी बनाई गई जो डिसइन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर करेगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की 2018 की रिपोर्ट अगर देखते हैं तो उसके हवाले से हमें ये जानकारी मिलती है कि अभी तक जितनी भी कैपिटल रिसीट डिसइन्वेस्टमेंट से जनरेट की गई हैं उनकी वैल्यू लगभग केंद्रीय सरकार के पास 5 लाख करोड़ की है। यानी इतना धन हमने डिसइन्वेस्टमेंट करके अपनी पीएसयूज में सरकार ने वो कमाया है। आप एक ग्राफ भी देख सकते हैं यहाँ पर, ईयर वाइज इस ग्राफ में आप ब्रेकअप देख सकते हैं और आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1999 के बाद ही भारतीय सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ी है और नॉन परफॉर्मिंग पीएसयूज या अधिकतर जो क्लासिफिकेशन रहती थी वो नॉन स्ट्रैटेजिक और स्ट्रैटेजिक के लिए रहती थी, तो उसमें भी बदलाव आए और सरकार ने प्राइवेटाइजेशन की तरफ अपना मुख किया और अपने शेयर्स जो हैं वो निरंतर पीएसयूज में बेचती रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1991 से लेके 2017-18 की जो कैग रिपोर्ट थी, एनुअल अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट की, उसके अंदर हमने 5 लाख करोड़ रुपए की जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू सरकार ने कैपिटल रिसीट जनरेट की थी। परंतु अगर हम इसी अंतराल के दौरान ये भी देखें कि कांग्रेस लेड गवर्नमेंट और बीजेपी लेड गवर्नमेंट के अंदर एनुअल कैपिटल रिसीट्स डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा जो जनरेट हुई उनमें कितना डिफरेंस था, तो आप पाएंगे कि ये डिफरेंस बहुत बड़ा था। जहां भाजपा की जो एनुअल रिसीट आ रही थी, एवरेज जो आ रही थी, उसकी वैल्यू आ रही है 29,381 करोड़ रुपए, और वहीं पर कांग्रेस लेड गवर्नमेंट्स की जो वैल्यू आती थी वो आती थी 8,274 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 2.5 गुना के करीब अंतर है दोनों की रिसीट्स के अंदर। तो शायद यही एक कारण है कि 2014 से जब से भाजपा फिर से पावर में आई है वो डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रही है। खैर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये सरकार की जो नीतियां हैं ये समाज के लिए, देश के लिए बेहतर साबित होती हैं या नहीं होती हैं। परंतु जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके मन में एक शंका जरूर जाग गई है कि सरकार अगर इसी तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट करती रही तो धीरे धीरे शायद उनकी सरकारी नौकरियां प्राइवेट नौकरियों में तब्दील हो जाएंगी, और जो सरकारी फैसिलिटीज़ या जो एक जन कल्याण के लिए किसी पीएसयू का निर्माण किया जाता है, क्या वो जो मोटिव है सरकार का वो उसी तरीके से, उसी पेस से फॉलो होता रहेगा। शायद यही कारण है कि बीते दिनों 2 दिन की हड़ताल भी की गई थी बैंकों द्वारा, क्योंकि वो सरकार के इस फैसले का, जहां पर सरकार ने 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने का जो फैसला लिया है उसके प्रति अपना विरोध जाहिर कर रहे थे। आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या भारत को कंप्लीटली प्राइवेटाइज इकोनॉमी बन जाना चाहिए? क्या मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चीज़ों के दाम तय होने चाहिए? क्या सरकार को अपना रोल जो है वो सीमित कर लेना चाहिए ऐसी सभी सुविधाओं में जो शायद जन कल्याण के लिए आवश्यक होती हैं? हमें ज़रूर बताइएगा कि आप प्राइवेटाइजेशन के हक में हैं या एक मिक्स्ड मॉडल के हक में हैं या कंप्लीटली आप गवर्नमेंट ओन्ड या स्टेट ओन्ड मॉडल के हक में हैं। मैं था करण परवेश सिंह और आप देख रहे थे रैपिड लीक्स। हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। जय हिंद।